कहानी की शुरुआत दो बिल्कुल अलग जिंदगियों से होती है। एक तरफ है रॉबी की उलझी हुई थोड़ी डेस्परेट लाइफ और दूसरी तरफ FBI एजेंट टॉम ब्रैंडिस की इमोशनली ब्रोकन दुनिया। रॉबी अपने भाई के घर में रहता है, वहीं उसके दो बच्चे हार्पर और वाइट भी रहते हैं और उसकी भतीजी मेव भी उसी घर का हिस्सा है। रॉबी की वाइफ कैरन उसे छोड़कर जा चुकी है, इसलिए वो अक्सर अकेला फील करता है। वो रेडियो पर डेटिंग एडवाइस शो सुनता रहता है, जैसे कोई उसकी लाइफ को ठीक करने का फॉर्मूला बता दे। दिन में रॉबी JW वेस्ट मैनेजमेंट में अपने दोस्त क्लिफ के साथ कूड़ा उठाने का काम करता है। इनका एक और दोस्त है पीचेस, लेकिन इन तीनों का असली प्लान कुछ और है। जब ये लोग दिन में कूड़ा उठाने जाते हैं तो वो अमीर घरों पर चुपके से निशान लगा देते हैं, फिर रात में मास्क पहनकर उसी घर में चोरी करते हैं ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमा सकें। अब तक इनकी चोरियां काफी स्मूथ चल रही थी, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इनका गेम बिगाड़ दिया। कुछ घरों के डोरबेल कैमरास ने इनकी फुटेज कैप्चर कर ली है। इसी पॉइंट पर कहानी में दूसरा मेजर कैरेक्टर एंटर होता है, टॉम ब्रैंडिस। टॉम FBI एजेंट है और उसका काम थोड़ा अलग है। वो रिक्रूटमेंट और असेसमेंट करता है, कॉलेजेस में जाकर स्टूडेंट्स की स्किल्स और पोटेंशियल चेक करता है। सरफेस पर देखा जाए तो टॉम एक सिंपल लाइफ जीने की कोशिश करता है। उसे गार्डनिंग पसंद है, बर्ड्स ऑब्जर्व करना पसंद है और वो अक्सर वेदर रिपोर्ट सुनता रहता है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है। उसका बेटा ईथन जेल में है, उस पर कत्ल का केस है और अब उसकी सुनवाई होने वाली है। लॉयर मैट चाह रहा है कि टॉम कोर्ट में एक इमोशनल स्टेटमेंट दे ताकि जज थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, लेकिन टॉम इसके लिए रेडी नहीं है। शायद वो खुद समझ नहीं पा रहा कि अपने बेटे के बारे में क्या फील करे। वो अपनी बेटी एमिली से बात करता है, पर एमिली भी उतनी ही कंफ्यूज जितना टॉम है। इसी इमोशनल केओस के बीच टॉम की बॉस कैथ उसे एक नया केस दे देती है। मॉन्टगोमेरी और डेलावेयर काउंटीज के घरों में जबरदस्ती घुसने के कुछ अजीब केसेस सामने आ रहे हैं। कैथ असल में ये केस एजेंट मारिया को देना चाहती थी, लेकिन मारिया हेल्थ इश्यूज की वजह से अवेलेबल नहीं है, इसलिए टॉम को ही टास्क फोर्स लीड करनी पड़ती है। इन्वेस्टिगेशन में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आता है। जिन 9 घरों में चोरी हुई है, उनमें से 7 घर बाइकर गैंग डार्क हार्ट के मेंबर्स के हैं। टॉम पहले वायलेंट क्राइम्स यूनिट में काम कर चुका है, इसलिए वो इस गैंग से ऑलरेडी फेमिलियर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गैंग को खुद नहीं पता कि उन्हें टारगेट कौन कर रहा है। इसी वजह से वो रैंडम लोगों पर वायलेंट अटैक कर रहे हैं। अथॉरिटीज को डर है कि अगर ये सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई तो बड़े पैमाने पर गैंग वॉर शुरू हो सकती है। यहाँ FBI का अप्रोच थोड़ा सिनिकल लगता है। वो बेसिकली बड़े इविल को रोकने के लिए छोटे इविल को इग्नोर करो वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। टास्क फोर्स के पास सिर्फ 4 हफ्तों का बजट है। टीम भी कोई स्पेशल एक्सपीरियंस वाली नहीं है। इसमें सार्जेंट डिटेक्टिव आलिया क्लिंटन, स्टेट ट्रूपर एलिजाबेथ और CD एंथनी ग्रासो शामिल हैं। इनका टेम्परेरी हेडक्वार्टर्स एक पुराना टूटा फूटा घर है जो कैनेट स्क्वायर के पास है। टॉम खुद उस जगह को साफ करता है और टीम के लिए काम करने लायक बनाता है। इसके बाद टॉम जेल जाता है ईथन को कपड़े देने, लेकिन जब मिलने का वक्त आता है तो वो उससे मिलने से मना कर देता है। यहाँ बाप बेटे का इमोशनल डिस्टेंस क्लियरली नजर आता है। टास्क फोर्स की फर्स्ट मीटिंग भी थोड़ी ऑकवर्ड होती है। एंथनी और आलिया रिलेटिवली कॉम्पिटेंट लगते हैं, लेकिन एलिजाबेथ को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। इस बात से टॉम को और स्ट्रेस हो जाता है। उस रात टॉम घर जाकर काफी ड्रिंक करता है, फिर वो अपना यूजुअल कॉपिंग मैकेनिज्म फॉलो करता है, चिड़िया देखना। थोड़ी देर बाद उसका पेस्टर दोस्त डैनी उससे मिलने आता है। टॉम इतना पी लेता है कि आखिर में डैनी और एमिली मिलकर उसे उसके कमरे तक ले जाते हैं। उधर रॉबी की कहानी में भी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। रॉबी को एक अनजान कॉन्टेक्ट से मैसेज मिलता है, नाम है MZ। मैसेज में एक नया टारगेट एड्रेस होता है, साथ में एक लाइन, दिस इज द वन। रॉबी और क्लिफ उस लोकेशन को चेक करते हैं। क्लिफ को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन रॉबी को लगता है कि ये इनका बिगेस्ट जैकपॉट हो सकता है। चोरी पर जाने से पहले रॉबी डेटिंग साइट पर लॉगिन करता है, जैसे अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा बूस्ट देने की कोशिश कर रहा हो। इसी बीच घर में एक ऑकवर्ड मूवमेंट भी होता है। रॉबी गलती से मेव और उसकी डेट ट्रिप के बीच आ जाता है और बात बहस तक पहुंच जाती है। यहाँ रिवील होता है कि घर को मेव ही संभाल रही है, ना कि रॉबी। फिर रात होती है, जैकपॉट वाली चोरी शुरू होती है, लेकिन प्लान बिल्कुल वैसे नहीं चलता जैसे रॉबी ने सोचा था। घर में घुसते ही सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अचानक एक तीसरा आदमी सीन पर आता है और बिना वार्निंग के पीचिस को गोली मार देता है। पीचिस की वहीं मौत हो जाती है। घर के अंदर गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। घर के लोग भी मारे जाते हैं। रॉबी और क्लिफ बड़ी मुश्किल से जिंदा बचकर निकल पाते हैं, लेकिन भागते वक्त एक और प्रॉब्लम हो जाती है। एक छोटा बच्चा इन्हें देख लेता है।
शायद उसी फैमिली का बेटा है जिसे अभी अभी मारा गया है। अब रॉबी के पास एक ब्रूटल चॉइस है, या तो वो उस बच्चे को मार दे ताकि कोई विटनेस न रहे, या फिर उसे जिंदा छोड़कर अपनी जिंदगी खतरे में डाल दे। जब टॉम और उसकी टास्क फोर्स क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तब एक शॉकिंग रिवील होता है। रॉबी बच्चे को मारने की बजाय उसे अपने घर ले आया है। जब कहानी शुरू हुई थी तो एक सीन दिखाया गया था जहां रॉबी अपने बेटे वाइट को उठाकर घर ला रहा था और अब इसी अनजान बच्चे को उठाकर ला रहा है। अगली सुबह डार्क हार्ट बाइकर गैंग का सीनियर मेंबर जेसन न्यूज सुन रहा होता है, जहां पता चलता है कि वॉरेन, डेरिक और जोना मर चुके हैं और सैम मिसिंग है। जेसन फौरन समझ जाता है कि ये वही लोग हो सकते हैं जो पिछले कुछ वक्त से डार्क हार्ट के मेंबर्स को टारगेट कर रहे थे, लेकिन उसके पास अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। उसे पीचेस की मौत के बारे में भी पता चल चुका है, लेकिन पुलिस को अभी तक उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी नहीं मिली। जब तक पीचेस की पहचान कंफर्म नहीं होती तब तक रॉबी और क्लिफ थोड़े सेफ हैं। जेसन को सबसे ज्यादा शक एक और बात पर है। अटैकर्स को शिपमेंट के बारे में पहले से पता था। ये इन्फो ऐसे ही किसी आउटसाइडर को नहीं मिल सकती, इसलिए वो गैंग की इमरजेंसी मीटिंग बुलवाता है। उधर रॉबी की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। सैम रॉबी के रूम में चैन से सो रहा है। रॉबी ने अभी तक मेव और अपने बच्चों को सच नहीं बताया। वो वैसे ही एक अच्छा डैड बनने में स्ट्रगल कर रहा है और एक और बच्चा घर में लाना सिचुएशन को और मेसी बना सकता है। जब घर के बाकी लोग बाहर चले जाते हैं, रॉबी और क्लिफ अगला कदम डिस्कस करते हैं। इनके सामने 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एमजेड का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। चोरी के बैग में कैश नहीं बल्कि फैंटेनल है। सैम को खाना चाहिए और उसे संभालना पड़ेगा। सबसे बड़ा हेडेक फैंटेनल है। इतना ज्यादा ड्रग ओपन मार्केट में बेचना इम्पॉसिबल है। ड्रग ट्रेड का नेटवर्क काफी टाइटली कनेक्टेड होता है। बायर्स, डीलर्स और सप्लायर्स सब एक दूसरे को जानते हैं। अगर रॉबी और क्लिफ इसे बेचने की कोशिश करते हैं तो फौरन पकड़े जा सकते हैं। क्लियर है कि वो गलती से बहुत खतरनाक टेरिटरी में घुस चुके हैं। फिलहाल रॉबी सैम को एक झूठी कहानी सुना देता है। वो कहता है कि उसके पेरेंट्स उसकी दादी को देखने गए हैं और कुछ टाइम के लिए सैम उसके साथ रहेगा। सैम बच्चा है, इसलिए वो इस बात पर यकीन कर लेता है। जब मेव घर लौटती है, रॉबी एक और झूठ बोल देता है। वो कहता है कि सैम डेल लार्सन का बेटा है और डेल अपनी माँ से मिलने गया है। रॉबी का ये अजीब बिहेवियर देखकर मेव को शक होने लगता है। इसी वक्त इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ रही है। टॉम ब्रैंडिस अपने टास्क फोर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि क्राइम सीन से जितना हो सके सबूत इकट्ठा करें। टॉम और एंथनी पीचेस की गर्लफ्रेंड केली से मिलने जाते हैं। यहाँ एक शॉकिंग डिटेल सामने आती है। केली असल में पीचेस से ऑनलाइन मिली थी और ओहियो से पेंसिल्वेनिया शिफ्ट हो गई थी बिना उसके बारे में प्रॉपरली जाने। जब उसे पता चलता है कि पीचेस कैसे मरा, वो पूरी तरह टूट जाती है। वापस आते वक्त टॉम और एंथनी के बीच एक हल्का फुल्का मजाक होता है। एंथनी मजाक में टॉम को टीज करता है कैसे एक आदमी जो प्रीस्ट बनने वाला था FBI एजेंट बन गया। इसके बाद एंथनी टीम को डार्क हार्ट गैंग का बैकग्राउंड एक्सप्लेन करता है। जेसन को पेरी ने रिक्रूट किया था, जो मदर क्लब के 12 नेशनल लीडर में से एक है। पहले गैंग हेरोइन और कोकेन का बिजनेस करता था, लेकिन अब वो फैंटेनल ट्रेड की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। फिलाडेल्फिया में उनका बिजनेस फ्रेडी हैंडल करता है, जबकि रूरल एरियाज में डार्क हार्ट का कंट्रोल है। सब कुछ एक डिसिप्लिन सिस्टम में चल रहा है, इसलिए अगर कहीं से इन्फो लीक हो रही है तो वो उनके अंदर का ही बंदा होगा। टॉम एलिजाबेथ को बोलता है कि वो जो के साथ मीटिंग अरेंज करे, जो ईस्ट कोस्ट बाइकर गैंग का एक्सपर्ट माना जाता है। प्लान सिंपल है, या तो गैंग के अंदर का मोल आइडेंटिफाई करो या फिर किसी तरह गैंग के नेटवर्क में अंडर कवर घुस जाओ। लेकिन सिर्फ FBI ही अपना मोल ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही। डार्क हार्ट भी अपने सस्पेक्ट्स ब्रेकर और शेन पर नजर रखे हुए हैं। इसी बीच जेसन को अपने बॉस पैरी से डांट पड़ती है क्योंकि सिचुएशन FBI के रडार पर आ चुकी है। जेसन का मानना है कि जिन्होंने फैंटेनल चुराया है उन्हें वो माल बेचना पड़ेगा और वो माल लेकर फ्रेडी के पास ही जाएंगे। तब डार्क हार्ट उन्हें ट्रैप करेगा, प्रूफ देगा कि माल उनका है, पैसे ले लेगा और फिर उन्हें पकड़ लेगा। यहीं पर एक इंटरेस्टिंग थ्योरी भी सामने आती है। 2 सीन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते नजर आते हैं। एक में रॉबी सैम के डैड के साथ काम करने की बात करता है और दूसरे में जो मेंशन करता है कि जेसन ने बिली नाम के किसी बंदे को मारा था। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि बिली रॉबी का बड़ा भाई था। ऑफिशियल स्टोरी ये है कि बिली बस मिसिंग है, लेकिन हो सकता है डार्क हार्ट ने ही उसका काम तमाम किया हो। अगर ये थ्योरी सही है तो इसका मतलब रॉबी रैंडम रॉबरीज नहीं कर रहा, शायद वो सीक्रेटली रिवेंज ले रहा है। उधर सैम अपने पेरेंट्स के नाम बताता है, जोना और डेरिक, तो मेव फौरन रिएक्ट करती है। वो कहती है कि वो उन्हें जानती थी,
तभी न्यूज से पता चलता है कि सैम मिसिंग है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। मेव फौरन समझ जाती है कि ये सब रॉबी का ही किया धरा है। गुस्से में मेव सैम को मॉल ले जाकर छोड़ देती है और पुलिस को कॉल कर देती है ताकि पुलिस आकर उसे ले जाए, लेकिन प्लान फेल हो जाता है। सैम चुपके से वापस आकर उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। आयरनी ये है कि रॉबी भी शायद सेम प्लान करता, सैम को कहीं छोड़ देना, लेकिन वो भी शायद फेल हो जाता। अगर रॉबी इतना ही हार्टलेस होता तो वो पहले ही सैम को मार चुका होता। पैरेलल स्टोरी लाइन में एमिली अपनी थेरेपिस्ट से मिल रही है। उसे एक मुश्किल फैसला लेना है, या तो वो कोर्ट में स्टेटमेंट दे ताकि उसके भाई ईथन की सजा कम हो सके, लेकिन उसे डर है कि जेल ईथन को और खतरनाक बना देगा। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि अगर वो बाहर आया तो और ज्यादा लोगों को हर्ट करे। फैमिली मीटिंग और भी अगली बन जाती है जब सैरा ओपनली रेसिस्ट कमेंट करती है और क्लियरली दिखा देती है कि वो ईथन और एमिली को अपनी फैमिली नहीं मानती। यहाँ टॉम फाइनली सैरा को कन्फ्रंट करता है और एक इम्पॉर्टेंट बात कहता है, ग्रीफ का मतलब ये नहीं होता कि तुम दूसरों को हर्ट करो। इसके बाद टॉम मॉल पहुंचता है क्योंकि उसे सैम के बारे में कॉल आई थी, लेकिन वहाँ कोई बच्चा नहीं मिलता। वो इसे एक प्रैंक समझकर इग्नोर कर देता है और एमिली को पिक करने चला जाता है। जब मेव घर वापस आती है तो रॉबी को सीधा बोल देती है कि उसने पूरी फैमिली बर्बाद कर दी है। वहीं जेसन को फाइनली पीचेस की असली पहचान मिल जाती है। उसका असली नाम कैनी था। जेसन सीधा कैनी के घर पहुंचता है और उसके डैड डेविड को धमकाता है। अभी तक डार्क हार्ट को रॉबी और क्लिफ के बारे में नहीं पता, लेकिन अगर वो सिर्फ एक साइड कनेक्शन पर इतना वॉयलेंट रिएक्शन दे रहे हैं तो जब उन्हें असली लोग मिलेंगे तब सिचुएशन कितनी ब्रूटल हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। उधर रॉबी और मेव के बीच बहस छिड़ जाती है। इसी फाइट के दौरान फाइनली सच सामने आ जाता है। बिली, जो मेव का डैड और रॉबी का बड़ा भाई था, डार्क हार्ट गैंग के लिए काम करता था और उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, उसे जेसन ने खुद मारा था। सबसे ट्विस्टेड बात यह है कि बिली को मारने के बाद भी जेसन ने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया। वो बिली के फ्यूनरल पर आया, मेव को हक किया और रॉबी से हाथ मिलाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस वक्त रॉबी के पास न प्रूफ था न पावर, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब रॉबी डार्क हार्ट के ठिकाने लूट रहा है। ये सिर्फ पैसा कमाने का प्लान नहीं है, ये बदला भी है। मेव को क्लियरली समझ आ रहा है कि रॉबी का ये फैसला फैमिली को फिर से बर्बाद कर सकता है। बिली की मौत के बाद इनकी फैमिली को संभलने में बहुत वक्त लगा था और वो दोबारा वही नाइटमेयर नहीं जीना चाहती। लेकिन रॉबी का माइंडसेट अब ऑलमोस्ट वाइकिंग मोड में चला गया है। या तो वो डार्क हार्ट को खत्म करेगा या खुद खत्म हो जाएगा। इसी कियोस्क के बीच सैम बिल्कुल अनजान है कि उसके आसपास क्या चल रहा है। वो बस मुर्गियों के साथ खेल रहा है। फिर कहानी में एक मेजर इनसाइडर ट्विस्ट आता है। डार्क हार्ट्स का मोल कोई और नहीं बल्कि जेसन की गर्लफ्रेंड एरिन होती है। रॉबी और क्लिफ को जब ये पता चलता है, क्लिफ उस पर गुस्से से फट पड़ता है। उसकी गलत इन्फो की वजह से 4 लोग मर चुके हैं। उनके हाथ में कैश की जगह फैंटनल आ गया है और ऊपर से एक मिसिंग बच्चा भी उनके पास है। एरिन अपना मोटिव एक्सप्लेन करती है, वो भी पर्सनल है। उसका बिली के साथ अफेयर था। जब जेसन को ये पता चला उसने बिली को मार दिया, इसीलिए एरिन सीक्रेटली डार्क हार्ट को बर्बाद कर रही है। लेकिन रॉबी के लिए रिवेंज ही सब कुछ नहीं है, उसके लिए पैसा भी उतना ही जरूरी है। उसका प्लान सिंपल है, काफी पैसा कमाओ और अपनी फैमिली को लेकर ये जगह छोड़ दो। फ्रेडी के पास जाना रिस्की है, इसलिए रॉबी और क्लिफ अपने किसी कॉन्टेक्ट रे से मिलते हैं। रे इन्हें 2 ऑप्शंस देता है। पहला, फैंटेनल को खुद गलियों में बेचो। दूसरा, ली व्हाइटहेड के जरिए कोलंबियन से डील करो। कोलंबियन कार्टेल काफी टाइम से इनकी मार्केट में घुसने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए रॉबी सेकंड ऑप्शन चूज करता है। उधर जेसन और पेरी भी अपनी तरफ से कदम उठाते हैं। दोनों फ्रेडी से मिलने जाते हैं। पावर स्ट्रक्चर सिंपल है। डार्क हार्ट गांव कंट्रोल करता है जबकि फ्रेडी शहर ऑपरेशन संभालता है। जेसन फ्रेडी को प्रपोज करता है कि अगर कोई 12 किलो फैंटेनल मूव करने आए तो फ्रेडी उन्हें इन्फॉर्म करे। बदले में डार्क हार्ट उसे 25% देगा। फ्रेडी फौरन डील को ट्विस्ट कर देता है। वो 50% डिमांड करता है और बाद में रेस और मुआवजे का एंगल भी ले आता है। मीटिंग टेंस हो जाती है। ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ ईगो क्लैश है और फ्यूचर में ये क्लैश खून खराबा तक ला सकता है। इसके बाद डार्क हार्ट अपने गैंग के अंदर के मोल को ढूंढना शुरू कर देते हैं। डी, जो एक बार चलाती है, शक शेन पर डाल देती है। हो सकता है ये सिर्फ जहन भटकाने के लिए हो, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी जानती हैं कि असली मोल एरिन है। उधर FBI में भी प्रेशर बढ़ रहा है। केथ हेडक्वार्टर्स आकर टास्क फोर्स पर प्रेशर डालती है।
बैलिस्टिक एक्सपर्ट हैंक एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी करता है। जोएना और वेरिन की लाश से जो बुलेट मिली हैं, वो 2017 रीडिंग शूटआउट में यूज हुए बुलेट से मैच करते हैं, जब डार्क हार्ट पर द वाइपर्स गैंग ने अटैक किया था। इस डिस्कवरी से टॉम एक नतीजे पर पहुंचता है, अटैकर्स कभी न कभी डार्क हार्ट के नेटवर्क का हिस्सा रहे होंगे। मतलब ये पूरा केस इंटरनल बिट्रेयल की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसी शक के चलते टॉम और एंथनी एक बड़ा कदम उठाते हैं। वो सीधा डार्क हार्ट HQ पहुंच जाते हैं और जेसन और पेरी को कन्फ्रंट करते हैं। ऑब्वियसली दोनों डिफेंसिव हो जाते हैं और कुछ भी एडमिट नहीं करते, जबकि आलिया और एलिजाबेथ इन्वेस्टिगेशन में एक और लीड निकालती हैं। पीचेस जहां काम करता था, वहां से पता चलता है कि क्लिफ उसका पार्टनर था। दोनों J और W वेस्ट मैनेजमेंट में काम करते थे। टास्क फोर्स क्लिफ के घर पहुंच जाती है, लेकिन वहां एक अनएक्सपेक्टेड सीन मिलता है। रे और शेली घर में चोरी कर रहे होते हैं। दोनों को फौरन पकड़ लिया जाता है, लेकिन स्ट्रगल के दौरान टॉम के सिर पर चोट लग जाती है। इंटेरोगेशन के बाद FBI एक प्लान बनाती है। रे और शेली को यूज करके वो फेक मीटिंग सेट करते हैं। लोकेशन है बेली पार्क। क्लिफ और रॉबी को लगता है कि वो रे और ली से ड्रग्स डील डिस्कस करने जा रहे हैं, बट असल में वहाँ FBI उन्हें अरेस्ट करने के लिए इंतजार कर रही होगी। इसी बीच रॉबी और क्लिफ फ्यूचर प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर सिचुएशन और खराब हो गई तो वो कनाडा भागने का प्लान बना रहे हैं। तभी रे के फोन से एक मैसेज आता है मीटिंग के बारे में। रॉबी थोड़ा अलर्ट हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि पहले जगह चेक करेगा। पैरेलल में एक इमोशनल स्टोरी लाइन भी चल रही है। सैरा फाइनली टॉम से माफी मांगती है, लेकिन बात करते वक्त टॉम कन्फेस कर लेता है कि शायद वो नहीं चाहता था कि ईथन घर आए। बदकिस्मती से एमिली ये लाइन सुन लेती है। उसे लगता है कि वो अपने भाई के लिए अकेली लड़ रही है। ये मूवमेंट काफी हार्ट ब्रेकिंग बन जाता है। उधर जो सिक्योरिटी फुटेज लाता है, फुटेज से कंफर्म होता है कि ब्रैंडन, जो डार्क हार्ट का लेफ्टिनेंट है, क्लिफ के घर आया था, और वो भी एग्जैक्टली 90 मिनट बाद, जब FBI वहाँ पहुंची थी। और सबसे स्ट्रेंज बात, वो वहाँ 4 घंटे तक रुका। इसका मतलब ये हो सकता है कि डार्क हार्ट को किसी ने क्लिफ की इन्फो दी थी। जो का शक क्लियर है, टॉम के टास्क फोर्स में से ही किसी ने इन्फो लीक की थी। अब अचानक शक टीम के हर मेंबर पर आ जाता है। सबसे मासूम लगने वाली एलिजाबेथ भी शक के घेरे में है। वो कमजोर फाइटर है, इमोशनल है और काफी ऑनेस्ट वाइब देती है। शायद इसी वजह से उस पर शक जाना लाजमी है। इसके बाद एंथनी टॉम को अपने चीफ माइकल से मिलवाता है। टॉम सब यूनिट्स को ब्रीफ करता है। प्लान सिंपल है, फेक ड्रग एक्सचेंज के नाम पर क्लिफ को ट्रैप करना और साथ ही सैम को सेफली रेस्क्यू करना। उधर एमिली अपनी थेरेपिस्ट से मिलती है और सैरा के बिहेवियर पर अपनी भड़ास निकालती है। एमिली अच्छे से समझती है कि सैरा तकलीफ में है और उसकी नफरत बिना वजह है। फिर वो बोलती है सिर्फ इसलिए क्योंकि सूजन और टॉम ने उसे और ईथन को अडॉप्ट किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो ही हमेशा उनसे माफी मांगती रहे। यानी ये सिर्फ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट नहीं, पहचान और बिलोंगिंग का भी इशू है। इस बीच टॉम कैथलीन को कन्फ्रंट करता है। जो ने हिंट दिया था कि टास्क फोर्स में से मोल हो सकता है। कैथलीन सरप्राइजिंगली काम रहती है और बस एक ही बात बोलती है, फोकस ऑन द मीट। ये रिएक्शन थोड़ा सस्पिशियस लगता है। वो रिटायरमेंट के करीब है तो थ्योरेटिकली पैसा या प्रेशर का एंगल हो सकता है। एंथनी कैजुअली मेंशन करता है कि टास्क फोर्स की स्क्रीनिंग में सब लोग क्लियर हैं, बस एलिजाबेथ को छोड़कर, क्योंकि स्टेट ट्रूप्स का अप्रूवल प्रोसेस FBI जितना स्ट्रिक्ट या क्लियर नहीं होता। अब ये सच में कोई इंपॉर्टेंट क्लू है या सिर्फ ऑडियंस को कंफ्यूज करने के लिए डाला गया मिसडायरेक्शन, ये अभी क्लियर नहीं है। उधर रॉबी और क्लिफ कनाडा भागने का प्लान बना रहे हैं बारतोस के जरिए। मेव उन्हें वार्न करती है, सैम का क्या करोगे और हार्पर के बाप बेटी वाले डांस का क्या होगा। यहीं एक इमोशनल फ्लैशबैक आता है लेक का, जहां बिली रॉबी को एडवाइस देता है कि कैरन को फोर्स मत करो। रॉबी उस वक्त उसकी बात नहीं मानता और इवेंचुअली कैरन उसे छोड़कर चली जाती है। तब से रॉबी के बच्चों के बिहेवियर में इनसिक्योरिटी क्लियरली दिखने लगती है। इसी फ्लैशबैक में एक और इम्पोर्टेंट चीज रिवील होती है। रॉबी को बिली और एरन के अफेयर के बारे में पता था। उसने बिली को वार्न भी किया था। मतलब जेसन का गुस्सा अचानक नहीं था, वो काफी टाइम से उसके अंदर था। प्रेजेंट टाइमलाइन में रॉबी, क्लिफ और सैम लेक पर थोड़ा रिलैक्स कर रहे होते हैं। तभी बारतोस का मैसेज आता है, मीटिंग ट्रक डिपो पर होगी। वहां पहुंचकर क्लिफ गाड़ी में ही सो जाता है, जबकि सैम मछलियों को पानी में छोड़ने चला जाता है। एक आदमी अलेक्जेंडर सैम को अकेला देख उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबी घबराकर ओवर रिएक्ट कर जाता है। वो आदमी इनकी फोटो खींच लेता है। रॉबी गुस्से में उसे पीट देता है और उसका फोन जंगल में फेंक देता है। रॉबी का प्लान है कि पहले वो और क्लिफ कनाडा भाग जाएंगे, फिर बाद में वो फैमिली को भी बुला लेंगे।
मेव का मानना है कि अगर सैम को पुलिस के हवाले कर दिया जाए तो प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि डार्क हार्ट को बदला चाहिए, वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाले। उधर डार्क हार्ट भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। पेरी 2017 रीडिंग शूटआउट की फोटोज देखता है जहां द वाइपर्स के साथ क्लैश हुआ था। बैलिस्टिक्स कंफर्म करता है कि सेम गन यूज हुई थी, इसका मतलब गद्दार उनके ही नेटवर्क का बंदा है। इसी प्रोसेस में पेरी को सच पता चल जाता है, जेसन ने बिली को अफेयर की वजह से मारा था, जबकि पैसे चोरी वाली कहानी झूठी थी। दोनों के बीच बहस होती है, लेकिन पेरी अभी जेसन को हटाता नहीं। उसके हिसाब से पहले हैलोवीन क्रू यानी रॉबी और क्लिफ को रास्ते से हटाना ज्यादा जरूरी है। पेरी फिर एरन को भी हल्का सा टेस्ट करता है। वो उसे इमोशनली मैनिपुलेट करता है और बोलता है कि अगर वो गैंग से बाहर निकलना चाहती है तो वो हेल्प कर सकता है, लेकिन एरन स्मार्ट है, वो उसके झांसे में नहीं आती। अब कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा आता है, बेली पार्क ऑपरेशन। FBI ने पूरा इलाका घेर लिया है। सब एज्यूम कर रहे हैं कि रॉबी और क्लिफ साथ आएंगे, लेकिन प्लान उल्टा पड़ जाता है। क्लिफ अकेला ड्रग सैंपल लेकर आता है, जबकि रॉबी दूर से सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा होता है। इसी बीच एक रैंडम कपल अपने कुत्ते को ढूंढते हुए ऑपरेशन जोन में घुस जाता है। ऑपरेशन की कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाती है। क्लिफ रे को टेक्स्ट करता है, लेकिन रे का फोन असल में जेसन के पास है, मतलब डार्क हार्ट की पहुंच एविडेंस रूम तक है। थोड़ी ही देर में डार्क हार्ट के लोग क्लिफ पर अटैक कर देते हैं। क्लिफ रॉबी को वार्न करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसे पकड़कर उनके अड्डे पर ले जाया जाता है। FBI ऑपरेशन पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है। टॉम घर वापस आ जाता है, जहां एमिली नशे में घर आती है। एमिली डायरेक्टली टॉम को कन्फ्रंट करती है। उसने ईथन के बारे में जो बोला था उससे वो बहुत हर्ट है। वहीं जेसन क्लिफ को टॉर्चर करता है ताकि मोल का नाम उगलवा सके। क्लिफ अपना मुंह नहीं खोलता। आखिर में जेसन उसे मार देता है। उधर पेरी को बिली और मेव की एक फोटो मिलती है। वो बिली की गन नोटिस करता है, जो रीडिंग शूटआउट और रीसेंट मर्डर में यूज हुई थी। तब पेरी को समझ आ जाता है कि बिली की फैमिली बदला ले रही है। एक और प्रॉब्लम, अलेक्जेंडर का फोन मिल चुका है। उस फोन में सैम की क्लियर फोटो और रॉबी की सेमी फोटो है। रॉबी को शेली से पता चलता है कि FBI इतने टाइम से रे बनकर उसे मैनिपुलेट कर रही थी। शेली कहती है कि वो ड्रग्स मूव करने में हेल्प करेगी, लेकिन रॉबी समझ जाता है कि वो सिर्फ रे से बचने के लिए ये बोल रही है, इसलिए रॉबी उसे वहीं छोड़ देता है। उधर आलिया टॉम को बताती है कि अलेक्जेंडर रॉबी का स्केच बनवा रहा है। अलेक्जेंडर वही बंदा है जिसने रॉबी और सैम की फोटो खींची थी। एंथनी के पास बार्टोस का ID भी आ चुका है, जिससे क्लियर हो जाता है कि अगर रॉबी ड्रग्स बेच भी दे, कनाडा भागना अब लगभग इम्पॉसिबल है। टॉम एलिजाबेथ को रॉबी की कार ट्रैक करने के लिए बोलता है और ट्रैफिक कैमरा से अपडेट लेने को कहता है। हमें पहले लगा था कैथलीन शायद डार्क हार्ट से मिली हुई है, लेकिन असल में उसने कॉनर को टास्क फोर्स के मोल की इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल किया था। इसी बीच स्केच प्रोसेस के दौरान आलिया को सैम के बकेट पर मिले फिंगरप्रिंट से मेव का नाम और एड्रेस मिल जाता है और बिली का डार्क हार्ट कनेक्शन भी सामने आ जाता है। ये सब पता चलते ही टॉम अकेला ही मेव के घर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जेसन क्लिफ की लाश ठिकाने लगाकर फ्रेश होने चला जाता है। पेरी इस मौके का फायदा उठाता है और एरिन की कार में ट्रैकर लगा देता है। एरिन को जेसन के कपड़ों पर खून दिखता है और उसे शक होने लगता है। पेरी बिली के घर जाकर मेव से मिलता है। मेव सैम को छुपा देती है, वरना सब कुछ बिगड़ जाता। दोनों को अंदाजा है कि रॉबी ही गैंग से ड्रग्स चुरा रहा है, लेकिन कोई भी खुलकर सच नहीं बोलता। पेरी बताता है कि गैंग स्टाउन्सबर्ग के एनुअल बाइकर इवेंट में जा रही है और वो बिली का गैंग वेस्ट लेने आया है। तभी पेरी देखता है कि एरिन की कार मूव हो रही है और वो उसके पीछे निकल पड़ता है। रॉबी और एरिन को पता चल चुका है कि जेसन ही रे बनकर इनके साथ गेम खेल रहा था और उसने ही क्लिफ को मारा। लेकिन जब रॉबी वहां से चला जाता है, पेरी एरिन को पकड़ लेता है। गुस्से में पेरी उसे पानी में डुबा देता है। शायद ये जानबूझकर नहीं था, लेकिन अब उसे डर है कि अगर जेसन को सच पता चल गया तो उसका क्या होगा। इधर रॉबी ड्रग्स बेचने फ्रेडी के पास पहुंचता है। फ्रेडी फौरन जेसन को इन्फॉर्म कर देता है। यहीं एक बड़ा खुलासा होता है। जेसन का इन्फॉर्मेंट और कोई नहीं बल्कि एंथनी है। जब एंथनी रॉबी के साथ सैम की फोटो देखता है, तब उसे पता चलता है कि सैम अभी भी जिंदा है। और जब जेसन प्रेंडरग्रेस्ट सरनेम बोलता है, एंथनी को फौरन समझ आ जाता है कि टॉम मेव के घर गया होगा। वो फौरन वहां के लिए निकलता है, टॉम को बचाने नहीं बल्कि ड्रग सिक्योर करने। जब रॉबी घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मेव और बच्चे गायब हो चुके हैं। तभी टॉम उसे कॉर्नर कर लेता है, लेकिन सिचुएशन पलट जाती है और रॉबी उल्टा टॉम को ही किडनैप करके ड्रग डील की लोकेशन की तरफ ले जाता है।
इसी बीच मेव सैम को पुलिस के हवाले कर देती है और कैथलीन को सब सच बताने वाली होती है। तभी एंथनी इन्फॉर्म करता है कि टॉम किडनैप हो गया है और पूरी टास्क फोर्स एक्टिव हो जाती है। वहीं रॉबी टॉम को जंगल में छोड़ देता है और पिकनिक स्पॉट का डायरेक्शन देकर मीटिंग के लिए निकल जाता है। टॉम कैथलीन को लोकस्ट लेक बुला लेता है। रॉबी बिली के कैबिन पहुंचता है, लेकिन उसे नहीं पता कि FBI और डार्क हार्ट दोनों उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। नदी के पास टॉम सबसे पहले रॉबी को स्पॉट करता है और उसे सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन रॉबी गन निकाल लेता है। ऐसा लगता है कि जेसन भी आवाज सुनकर पास आ रहा है। इस पॉइंट पर सबके मोटिव्स अलग हैं। टॉम रॉबी को अरेस्ट करना चाहता है, एंथनी ड्रग सिक्योर करना चाहता है, जेसन रॉबी को मारना चाहता है और पेरी अपना राज छुपाना चाहता है। टॉम और रॉबी एक दूसरे पर गन ताने खड़े होते हैं, जबकि दूर से कैथलीन, आलिया, एंथनी, एलिजाबेथ, जेसन, पेरी और डार्क हार्ट के लोग सब सिचुएशन देख रहे होते हैं। पेरी सबको पीछे हटने को बोलता है ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे, लेकिन जेसन बेसब्र हो जाता है और फायरिंग शुरू कर देता है। बस फिर क्या, पूरा जंगल बैटलफील्ड बन जाता है। टास्क फोर्स और डार्क हार्ट एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं। केओस के बीच रॉबी भागते हुए टॉम को बिली के पुराने कैबिन तक ले जाता है, लेकिन जेसन और पेरी भी इनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। कैबिन के पास टॉम और पेरी के बीच ब्रूटल फाइट होती है, जबकि दूसरी तरफ जेसन जंगल में रॉबी का पीछा करता रहता है। गन फाइट के दौरान कैथलीन को गोली लग जाती है और आलिया उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है। उधर एलिजाबेथ और एंथनी को एक गैंगस्टर कॉर्नर कर लेता है। फाइट के दौरान एंथनी की गोली एलिजाबेथ के कान के पास से निकलती है, जिससे वो कुछ देर के लिए हड़बड़ा जाती है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और जब शेन उसे शूट करने की कोशिश करता है तो वो उसे मार देती है। वहीं कैबिन के पास सिचुएशन और भी ब्रूटल हो जाती है। जेसन रॉबी को चाकू मार देता है, लेकिन उसी वक्त टॉम वहां पहुंच जाता है और जेसन जंगल में भाग निकलता है। पुलिस रॉबी को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबी टॉम के हाथों में ही दम तोड़ देता है। इसी बीच एक और ट्रेजेडी होती है। एलिजाबेथ एम्बुलेंस कॉल करने जा रही होती है, तभी जेसन का ट्रक उसे टक्कर मार देता है और उसकी भी वही मौत हो जाती है। रॉबी की मौत एक्सपेक्टेड थी, लेकिन एलिजाबेथ का जाना सबके लिए शॉकिंग होता है। हॉस्पिटल में पता चलता है कि कैथलीन सर्जरी के बाद स्टेबल है, लेकिन पूरा केस ऑफिशियली बंद कर दिया जाता है और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। धीरे धीरे सबको पता चल जाता है कि एंथनी ही टास्क फोर्स का लीक था, जो डार्क हार्ट को इन्फो दे रहा था। बाद में टॉम को सारे पीसेस तब कनेक्ट होते हैं जब मेव बताती है कि असली मीटिंग विसेहिंकन पार्क में होने वाली थी, बेली पार्क में नहीं। टॉम एंथनी को कन्फ्रंट करता है, लेकिन एंथनी सीधा कन्फेशन नहीं देता। वो बस इतना कहता है कि अगर कोर्ट प्रूफ कर दे तभी वो दोषी माना जाएगा। उधर जेसन और पेरी ड्रग ढूंढते हैं, लेकिन बैग में सिर्फ कैनेडियन प्रॉपर्टी के ब्रोशर मिलते हैं। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। ड्रग्स एक्चुअली शेली ने बेच दिए थे और वो मेव को पैसे देकर चली जाती है। रॉबी कनाडा तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसने अपनी फैमिली के लिए पैसे अरेंज कर दिए थे, जबकि सैम को सिस्टम जुवेनाइल डिटेंशन में भेजने वाला था, इसलिए टॉम उसे अडॉप्ट कर लेता है। सैम का टॉम के घर में आना बिटर स्वीट मोमेंट है। दोनों ने बहुत कुछ लूज किया है और अब एक दूसरे के जख्मों का मरहम बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद टॉम और आलिया एंथनी के डार्क हार्ट कनेक्शन पर बात कर रहे होते हैं। आलिया का मानना है कि एंथनी की वजह से ही एलिजाबेथ की मौत हुई, इसलिए वो चाहती है कि वो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन टॉम समझाता है कि केस अब OPS के पास चला गया है, यानी ऑफिस ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, इसलिए ऑफिशियली वो कुछ नहीं कर सकते। फिर भी दोनों चुपचाप विसेहिंकन पार्क जाकर क्लिफ की गाड़ी और उसका फोन ढूंढ निकालते हैं। यहाँ एक इम्पोर्टेंट प्रूफ मिलता है। एंथनी ने एविडेंस लॉकर से रे का फोन चुरा कर जेसन को दिया था। कैथलीन, जो अभी भी जख्मी है, इनकी हेल्प करती है। फोन का सिग्नल ट्रैक करने पर पता चलता है कि वो एंथनी के घर के पास है, तो टॉम और आलिया फौरन वहां निकल पड़ते हैं। उधर डार्क हार्ट गैंग के अंदर भी टेंशन बढ़ चुकी है। गैंग का बॉस विंसेंट पेरी को ऑर्डर देता है कि वो जेसन को मार दे, वरना गैंग उसे ही खत्म कर देगी। पेरी हिम्मत नहीं कर पाता। अगले दिन एरिन की लाश मिलती है, जिसके हाथ में PD पेंडेंट होता है। ये क्लियर हिंट होता है कि पेरी ने ही उसे मारा। जब जेसन को ये पता चलता है, वो गुस्से में पेरी को खत्म कर देता है और वहां से भाग जाता है। इसी बीच एंथनी अपनी बहन फ्रैंकी के पास जाकर सब कन्फेस करता है। वो बताता है कि उसने डार्क हार्ट के जरिए पैसे कमाए ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। अब गिल्ट में वो सरेंडर करने का प्लान बनाता है, लेकिन तभी डॉर से उसे मारने पहुंच जाता है। यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। विंसेंट पहले डॉर्सी को ही मार देता है और फिर एंथनी पर गोली चला देता है।
एंथनी भी पलटकर विंसेंट को मार देता है, लेकिन खुद भी गोली लगने से बुरी तरह घायल हो जाता है। इस हाल में भी वो मेव को वार्न करने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि जेसन पैसों के लिए उसके पीछे है। फाइनल शोडाउन मेव के घर पर होता है। टॉम, आलिया और जख्मी एंथनी वहाँ पहुँचते हैं। सिचुएशन फुल कियोस में बदल जाती है। आखिर में ब्रेकर और जेसन दोनों मारे जाते हैं और जेसन को एंथनी खुद शूट करता है, जो इनडायरेक्टली एलिजाबेथ की मौत का बदला भी बन जाता है। इस सब के बाद टॉम एक फैसला लेता है। वो मेव के $1 मिलियन ड्रग मनी के बारे में किसी को नहीं बताता। उसे लगता है कि वेट और हार्पर के फ्यूचर के लिए वो पैसे जरूरी हैं। हॉस्पिटल में टॉम और एंथनी के बीच एक इमोशनल मोमेंट होता है। टॉम उससे कहता है कि वो उसे कोई सजा नहीं देगा, इंसान अपनी सजा खुद डिसाइड करता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट। टॉम कोर्ट में ईथन को माफ कर देता है और एक पावरफुल स्पीच देता है। इसके बाद सबसे मुश्किल फैसला आता है, सैम के फ्यूचर का। गार्डियन बताता है कि सैम के लिए एक स्टेबल फैमिली मिल गई है। डैनियल टॉम को एडवाइस करता है कि अगर वो सच में सैम से प्यार करता है तो उसे जाने दे। आखिर में टॉम और एमिली दिल पर पत्थर रखकर सैम को उसकी नई फैमिली के साथ भेज देते हैं। सीरीज के आखिर में हिंट मिलता है कि मेव वाइट और हार्पर के साथ नई जिंदगी शुरू करने निकल चुकी है, शायद कनाडा या नॉर्थ कैरोलिना में, पिछले सारे कियोस्क को पीछे छोड़कर। स्टोरी का मैसेज सिंपल सा लगता है, इंसान गलती करता है, लेकिन अगर वो सच में सुधरना चाहे तो उसे एक मौका मिलना चाहिए, और जो लोग जानबूझकर नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें कभी न कभी उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। इसी के साथ ये सीजन यही खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।